नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर। मां शाकुंभरी परिक्षेत्र में सैलाब दिखा। देवी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु किनारे फंस गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर। मां शाकुंभरी परिक्षेत्र में सैलाब दिखा। दरअसल जहां मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है, उसी के ठीक पास शिवालिक पहाड़ियां और लगातार पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो ऐसे में जब मैदानी इलाकों की ओर पानी रुख करता है तो ऐसी तस्वीर सामने आती है। हालांकि शाकुंभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु किनारे पर फंस गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर की देखिए, जहां तेज बहाव, किस तरीके से सैलाब सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा। हालांकि एहतियातन तौर पर लोग किनारे खड़े हो गए, नहीं तो हादसा हो सकता था। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदान पर दिखने लगा है। सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज में जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। कुछ देर पहले बैराज से 6000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। दूसरी तस्वीर भी सहारनपुर की है, जहां देहरादून की आशा रोडी से सहारनपुर के बिहारीगढ़ के बीच पहाड़ियों में लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर मलबा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दो तस्वीरें बारिश के बाद किस तरीके से ये बारिश आफत में तब्दील हो गई, तस्वीरें देखिए। बड़ी खबर सहारनपुर से। बारिश से घाट की नदियां में सैलाब आया। नदी में आए सैलाब में बह गई कार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की सहारनपुर से। बारिश से घाट की नदियों में सैलाब आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैलाब में कार बह गई। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। तो नदी में आए सैलाब में कार बह गई। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सैलाब के बीच गाड़ी फंस गई। बारिश से घाट की नदियों में सैलाब आया। हालांकि लगातार न्यूज स्टेट तस्वीरें दिखा रहा है। कई दिनों से सहारनपुर के इस इलाके को लेकर लोग सैलाब के बीच भी गाड़ियों को निकालते नजर आए, लेकिन आज देखिए किस तरीके से गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। बड़ी खबर श्रावस्ती से। राप्ती बैराज का बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर। राप्ती बैराज पर खतरे का निशान 127.70 मीटर। नेपाल के कुसुम बैराज से छोड़ा गया पानी। पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती बैराज में बढ़ा जलस्तर। डीएम ने सभी एसडीएम को अलर्ट किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से नेपाल से पानी छोड़ा गया, इसके बाद बैराज में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया जलस्तर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। कुख्यात गोकश आरिफ कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां कुख्यात गोकश आरिफ कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद इलाके में 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। खुर्जा एसटीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ ये कार्रवाई की है। तो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सील किया गया ये मकान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया। इससे पहले मुनादी कराई गई। हालांकि एहतियातन तौर पर पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर रही। मऊ में मुख्तार अंसारी की करीबी पर शिकंजा कसा गया। बैजनाथ यादव की 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो मऊ में जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी की करीबी की 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। आरोपी बैजनाथ यादव पर सराय लखनसी में कई धाराओं में केस दर्ज है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के इस्तेमाल से बनाए गए चल अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई का काम किया जा रहा। जिले में ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध कार्यों में शामिल है। तो मुख्तार अंसारी की करीबी पर शिकंजा कसा गया। ये गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम थे बैजनाथ यादव। तो इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था सराय लखनसी में। उसी में इनके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित धन से जो संपत्ति खरीदी गई थी 797 अराजी नंबर में, उसको माननीय जिला अधिकारी मऊ महोदय द्वारा धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया है। बड़ी खबर मेरठ से। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान कुर्क किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल पुलिस कमिश्नर नोएडा की तरफ से निर्देशित किया गया था। इस आदेश के बाद कार्रवाई मेरठ में की गई, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बड़ी खबर आगरा से 25,000 का इनामी गिरफ्तार, बदमाश के कब्जे से 60 बोरा सुपारी बरामद। तो आगरा से बड़ी खबर, 25,000 का इनामी गिरफ्तार, बदमाश से 60 बोरा सुपारी बरामद किया गया। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। - 2024 तक अखिलेश कैसे कुनबा बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एसपी गठबंधन में बिखराव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। 12 जुलाई को फैसले का ऐलान करेंगे राजभर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले समीकरण क्या बदलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची, उनके सम्मान में 5 कालिदास स्मारक यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का कार्यक्रम रखा गया, जहां शिवपाल यादव पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहा है। तो जिस तरह से लखनऊ में राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, मीटिंग और डिनर पॉलिटिक्स देखी जा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के लिए सब ठीक नहीं कहा जा सकता है। दो 2024 तक अखिलेश कैसे बचाएंगे कुनबा? जैसे ही वो बोलेंगे तुरंत आपातकाल बैठक बुला करके निर्णय दे देंगे कि हमारा वोट किधर जाए। तो हमने तय किया है कि फिर द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। आभार प्रकट करता हूँ और हम उनके वोट भी देंगे। एसपी गठबंधन में बिखराव के संकेत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समर्थन जुटाने लखनऊ पहुंची थी। इस पार्टी में शिवपाल भी शामिल हुए थे, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। ये मैंने पहले ही कहा था, जो हमसे वोट मांगेगा, जो सम्मान देगा, तो हम उसको सब वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूपी में बदले समीकरण। हम अभी अखिलेश यादव जी के साथ हैं और अखिलेश यादव जी जब तक ये कह नहीं देंगे कि नहीं अब ओम प्रकाश राजभर जी की वोट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही वो बोलेंगे तुरंत आपातकाल बैठक बुला करके निर्णय दे देंगे कि हमारा वोट किधर जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिल रहे विपक्षी दलों के सहयोग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी ने अपील की है। उस अपील के आधार पर मैं भी उस अपील में अपने को जोड़ते हुए आग्रह करता हूं श्री अखिलेश यादव जी से विशेष तौर से कि किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी पिछड़े, किसी वंचित का विरोध करने की जगह है उनका समर्थन करें। माननीय ओपी राजभर जी ने, माननीय शिवपाल यादव जी ने और माननीय अपने जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उमाशंकर जी ने, सभी ने समर्थन दिया है। माननीय राजा भैया ने समर्थन दिया। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अखिलेश से बनाई दूरी, राजभर की क्या मजबूरी? निश्चित रूप से अवसर हम लोगों ने तो किसी को सहृदय स्वागत किया है, चाहे वो पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो जो समाज के लिए काम करता हो, ऐसे सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेती है। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास करती है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में लखनऊ में राजनीतिक घटनाक्रम ने करवट ली है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गठबंधन के सारे प्रयोग लगभग फेल हुए हैं। 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें या 2022 की, गठबंधन जिसके भी साथ रहा, चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गया या फिर बिखर गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वहीं वाराणसी में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि आरएलडी सदस्यता अभियान चला रही संगठन को और मजबूत करने के लिए हम अकेले निकाय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है, न ही किसानों की अब तक आमदनी दोगुनी हुई है। लोकदल ने तय किया है कि हम
स्थानीय निकाय चुनाव जो होने जा रहा है नगर निगमों का और टाउन एरिया नगर पालिका का, उसके अपने बलबूते लड़ेंगे। सरकार ने जिन मुद्दों को, जिन वायदों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था, उन वायदों पर खरी नहीं उतर रही है। न रोजगार दे पाई 2 करोड़, न गरीबी दूर कर पाई, न महंगाई रोक पाई। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब यूपी में मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। तो प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर अब मदरसे चलेंगे। यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। गाजीपुर में न्यूज स्टेट की टीम ने परिषदीय विद्यालयों का रियलिटी चेक किया, जिसमें 30 में से सिर्फ एक विद्यालय का ही कायाकल्प किया गया। जब इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी नगर आलोक यादव से बात की गई तो उनका कहना है कि परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की है। इसके लिए अभी बजट स्वीकृत नहीं हो पाया। व्यवस्था यहाँ नगर में अभी बजट के अभाव में कायाकल्प नहीं हो पाया है और ईओ और नगर पालिका चेयरमैन से हम लोग मिले हैं तो लोग प्रस्तावित किए हैं कायाकल्प के लिए, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। इटावा पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव अनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीजीपी डीएस चौहान और मंडलायुक्त कानपुर राजशेखर रेड्डी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सभी अधिकारी चालान पहुंचे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक्सप्रेसवे उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे का निरीक्षण बड़े अधिकारियों ने किया। मौके पर पहुंचे इटावा और जालौन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव एसीएस होम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हेलीपैड से लेकर जिस तरीके से पीएम पहुंचेंगे, हर एक चीज को जांचा परखा गया। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब 1 रुपए की जगह 100 रुपए में ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ेगा। यही नहीं, अब दवाई भी बाहर से खरीदनी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता निखिल शर्मा। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट का विलय पहले ही हो चुका था और अब ये तय कर लिया गया है कि जो हॉस्पिटल था उसमें 1 रुपए का जो पर्चा बनता था वो अब 100 रुपए का बनेगा। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के तर्ज पर। इसके साथ ही जो सरकारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थी अस्पताल की तरफ से, अब वो भी नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके लिए बाकायदे जो हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, उससे लोगों को खरीदना होगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया कि जो हॉस्पिटल था पहले, उसे इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया गया ताकि इस एरिया को और बढ़ाया जा सके। यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनको जो है वो मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों की सुविधा मिल सके। लिहाजा अब जो है वो हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से मर्ज कर दिया गया है और अब जो 1 रुपए का पर्चा बनता था और फ्री में दवाइयां मिलती थी वो नहीं होगा। 100 रुपए का पर्चा बनेगा और दवाइयां लोगों को बाहर या अंदर के मेडिकल स्टोर से खरीदनी होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर नोएडा से। एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के घर छापा। एनबीसीसी के पूर्व सीजेएम के घर आईटी विभाग का छापा। छापेमारी में 1.5 करोड़ कैश बरामद, करीब 50 लाख की ज्वेलरी भी बरामद। तो नोएडा के सेक्टर 19 में सीबीआई और आईटी विभाग की टीम ने एनबीसीसी की रिटायर्ड सीजेएम डीके मित्तल के घर छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ का कैश, 50 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी मिली। इसके अलावा बैंक लॉकर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, खोजबीन की जा रही है। सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के 9 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन अधिकारियों पर 2017 में नियमों को ताक पर रखकर 38 करोड़ से ज्यादा के टेंडर को फर्जी तरीके से जारी करने का आरोप है। नोएडा के सेक्टर 19 में कल शाम से सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है। जिस मकान पे छापेमारी चल रही है वहाँ अभी भी हलचल जो है वहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये इनकम टैक्स विभाग की जो गाड़ी है अभी भी यहाँ पहुंची है और इसी तरीके की 3 गाड़ियां लगातार यहाँ पर आ रही हैं और जा रही हैं। अभी तक की जांच में जो जानकारी निकल कर आई है उस जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए का कैश यहाँ से अभी तक बरामद हो चुका है जो इसी गाड़ी से ले जाया गया है। इसके अलावा 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की जो ज्वेलरी है वो यहाँ से बरामद हुई है।
कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं और छापेमारी की कार्रवाई माना जा रहा है अभी लंबी चलेगी। कल दोपहर बाद जो इनकम टैक्स विभाग की टीम, सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 2017 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था। उस टेंडर को 38 करोड़ रुपए के टेंडर में एनबीसीसी के अधिकारियों ने मिलीभगत कर कुछ दस्तावेज फर्जी तरीके से शामिल किए गए थे और उसी में निजी फायदा लेने के लिए ये पूरा जो 9 अधिकारी हैं इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। सीबीआई द्वारा जब यहाँ छापेमारी की गई तो जिस तरीके से 1.5 करोड़ रुपए का कैश मिला तो इनकम टैक्स के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया। अब जो कार्रवाई है वो काफी तेजी से यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे इनकम टैक्स के अधिकारी हों, चाहे लोकल पुलिस हो, वो यहाँ मौके पर पहुंची है। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन अधिकारियों के ठिकाने हैं जिन अधिकारियों के नाम दर्ज एफआईआर की गई है। यानी अभी तक की जो जानकारी सीबीआई के द्वारा दी गई है उसमें 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनमें से डीके मित्तल भी एक हैं। उसके अलावा कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी सर्विस में हैं। तो पूरे मामले को लेकर फिलहाल सीबीआई और इनकम टैक्स की विभाग यहाँ एक्टिव नजर आ रही है। अभी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अंदर गए हैं तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से कैश और ज्वेलरी यहां से बरामद हुई है उसके बाद अभी आने वाले समय में और भी प्रॉपर्टी यहां से बरामद की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। हरदोई में बिजली के तारों के सहारे 2 युवकों के लटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पाली नगर की विद्युत सप्लाई 2 घंटे के लिए बंद हो गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। वायरल वीडियो पाली थाने के बिरहाना इलाके का है। बड़ी खबर नोएडा से, सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त करने का मामला। ट्विन टावर के पास बनी एमलाट कोर्ट की परेशानी बढ़ी। ट्विन टावर के 50 मीटर के दायरे में आ रहे 4 टावर्स में रहने वाले 160 परिवारों की परेशानी बढ़ी। ब्लास्ट के दौरान इन टावर्स को भी खतरा। आरडब्ल्यूए हर हफ्ते ऑडिट की मांग कर रहा। प्राधिकरण के आदेश के बाद भी ऑडिट नहीं। सुपरटेक ने नहीं कराया स्ट्रक्चर ऑडिट। स्ट्रक्चर ऑडिट न होने से परेशान सोसाइटी के लोग। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने का समय जैसे ही पास आ रहा है, तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही है। टावर को ध्वस्त करते समय उसकी चपेट में कई बिल्डिंग्स आएंगी। ट्विन टावर के पास बने एमलाट कोर्ट की भी परेशानी बढ़ गई है। ट्विन टावर के 50 मीटर के दायरे में आ रहे 4 टावर्स में रहने वाले 160 परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। ट्विन टावर को गिराने के लिए जो ब्लास्ट किए जाने की तैयारी है, उससे इन टावर्स को भी खतरा है। सुपरटेक के ट्विन टावर को 21 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। इस तस्वीर को दिखा देते हैं हम आपको। ये दोनों टावर हैं जिनको ध्वस्त करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं जो कपड़ा इसके ऊपर लगाया गया है ये फाइबर शीट है। ये फाइबर शीट इसलिए लगाई गई है कि ब्लास्ट के वक्त जो भी मलबा है वो छिटक कर आसपास की इमारतों को नुकसान ना पहुंचाए। कंपनी तमाम तरीके के दावे कर रही है कि बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस सोसाइटी के बगल में जो सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लोगों की चिंता जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं बहुत कम गैप है यहाँ पे। जो 4 टावर है, यानी 50 मीटर का जो दायरा है इन दोनों टावर से सोसाइटी का, इसके 4 टावर के जो पिलर हैं करीब 160 के आसपास, उन पिलर की स्थिति ठीक नहीं है, काफी नाजुक है, ऐसा आरडब्ल्यूए के लोगों का कहना है। की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये 4 टावर यहाँ पर बने हुए हैं जो बिल्कुल ट्विन टावर के पास में है। इन जो चारों टावर के बेसमेंट है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पानी भी भरा हुआ है और जो पिलर हैं इनकी स्थिति को लेकर इन टावरों में रहने वाले करीब 160 फ्लैट के जो मालिक हैं उनकी चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है, जिसको लेकर आरडब्ल्यूए ने नोएडा अथॉरिटी को इस बात के लिए कहा था कि इन टावर्स का स्ट्रक्चरल सर्वे करा लिया जाए, ऑडिट करा दिया जाए, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बिल्डर को इस बात के लिए कहा गया, चिट्ठी जारी की गई, बावजूद उसके बिल्डर ने अभी तक इन टावर का, सोसाइटी का स्ट्रक्चरल सर्वे नहीं कराया है। इस बात का डर इन लोगों को सता रहा है कि जिस वक्त इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तो बराबर में एटीएस सोसाइटी और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी, इन दोनों के नजदीकी टावर जो 50 मीटर के दायरे में है, उनको किसी तरीके का नुकसान अगर पहुंचता है तो लोगों को काफी चिंता उस बात को लेकर बढ़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।
बड़ी खबर जालौन से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा। युवक पर गाड़ी चोरी करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोंच कोतवाली की भेड़गांव की घटना। तो जालौन में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। तो बड़ी खबर, जालौन में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा। युवक पर गाड़ी चोरी करने का आरोप। बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया। वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा से बड़ी खबर, मलपुरा में सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा। आगरा से बड़ी खबर, मलपुरा में सड़क हादसा। हादसे की वजह से लंबा जाम लगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त से युवक की मौत हुई है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बड़ी खबर आगरा से। कल बकरीद है, लेकिन ताज नगरी के कुछ बकरा मालिक खुश नहीं है, क्योंकि जिन बकरों को वो कुर्बानी के लिए लाए थे वो बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। मुश्किल हालात की आशंका कई बार अच्छी कदकाठी के इंसान की तबीयत ढीली कर देती है। फिर तो जनाब ये बेजुबा बकरे ठहरे। सामने बकरीद है और बेचारे बकरों को बुखार चढ़ चुका है। सीख, कढ़ाई, पतीले और तवे पर चढ़ने के ख्याल ने इनका पारा चढ़ा दिया है। आगरा में बकरे जिस रफ्तार से बीमार पड़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बकरों के बीच मैसेज वायरल हो गया है कि डॉक्टर से मिला दवाई का पर्चा ही उनकी जान बचा पाएगा। अस्पताल पहुंचे किसी बकरे को बुखार की दवा दी जा रही है तो किसी को निमोनिया की दवा। एवरेज हमारा 25 से 30 के बीच का है डेली का। किसी दिन बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे एक बार तो अभी 50 से भी ऊपर पहुंच गए थे। ये गब्बर हैं। त्योहार पर इनका बकरा जायका बनकर परिवार वालों के पेट में जाता। उससे पहले खुद बकरे के पेट में ही दर्द उठ गया। वो तो शोले का गब्बर था जिसे पूछना पड़ता था कि होली कब है। आगरा के गब्बर को तो मालूम है कल ही बकरीद है, और ये भी मालूम है कि उनका लाडला बकरा बीमार है। मेरा नाम है गब्बर। ये हमारा घर का बच्चा है। अगली साल लिया था जी हमने। 2 साल से हम इसको पाल रहे हैं। अनाचुक इसके पेट में दर्द हुआ है और कल इसकी कुर्बानी होने वाली है। इसकी अनाचुक तबीयत खराब हो गई, हम अस्पताल लेके आए इसको। यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। अब देखते अगर सही होता है तो इसकी कुर्बानी होगी, नहीं तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। घर घर के अंदर कुर्बानी होती है। कल कुर्बानी का टाइम है। बकरे बीमार हो रहे हैं। बकरों ने तो सबसे बड़ा धोखा उन लोगों को दिया जो 2-4 दिन पहले इन बकरों को ऊंची ऊंची कीमत देकर घर लाए थे। जी मेरा नाम नदीम है। ये 3 दिन पहले मैंने खरीदा था इसको कुर्बानी के लिए, और 3 दिन से ये कुछ भी नहीं खा रहा है। इसे बुखार है और ना कुछ पी रहा है। इलाज कराया, इसका इंजेक्शन वगैरह लगवाया और दवाई वगैरह दी है, और कल भी बुलाया डॉक्टर साहब ने। और कुछ खा पी नहीं रहा है ये। अब नदीम को ये कौन समझाए कि बकरों ने खाना पीना इसी उम्मीद में छोड़ा कि कहीं भूख हड़ताल वाला एरिया काम आ जाए तो उनका सिर तन से जुदा होने से बच जाएगा। लेकिन बीमार बकरों की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जब ठीक होंगे तो ये बकरे प्लेट में सजेंगे, लेकिन फिलहाल जिंदा रहने की उम्मीद में ये बकरे कड़वी से कड़वी दवाई पीने को तैयार हैं। आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट, न्यूज स्टे।